बच्चों, आज हम क्लास 6 में संस्कृत विषय को पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारे लिए पिछली क्लासेस में हमने इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, वैसे ही हमारे लिए संस्कृत हो। ये दोनों क्या होती हैं? लैंग्वेजेस थी हमारे लिए। वैसे लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, वैसे ही संस्कृत भी हमारी एक भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे सरल भाषा है। हमारे आदिकाल से जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद हुए, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत भाषा का महत्व क्या है? पुराने जमाने में लोग आपस में इशारों इशारों में बात किया करते थे। जैसे जैसे लोगों की प्रगति हुई, हर इशारे को समझाना और समझना आसान नहीं था। इसलिए इस आवश्यकता को करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई, जो वह भाषा संस्कृत थी। तो इस संदर्भ में कहानी छोटी सी सुना रहा हूँ मैं आपको। हुआ यह है कि एक महान ऋषि थे, उन्होंने महादेव की तपस्या करी। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके वरदान के रूप में जब उनसे एक भाषा के निर्माण की मांग करी, तो महादेव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार बजाने पर 14 सूत्र निकले, जिन्हें हम महेश्वर सूत्राणी कहते हैं। ये महेश्वर सूत्राणी क्या है, इसके बारे में विस्तार से आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। महेश्वर सूत्राणी के आधार पर ये संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा के जो भी नियम हैं, किस प्रकार से क्या चलता है, क्या बोला जाता है, वो सब उसके आधार पर बनाया गया है। आइए बच्चों, 6th क्लास की संस्कृत की पहली कक्षा में वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। किन भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हमने पढ़ाई था, ए, आ, ई, उ, है ना, ये सब स्वर होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम ध्यान से पढ़ते हैं। इधर ध्यान दीजिए। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, री। बच्चों, री तक आपने ए, ऐ, ओ, ये सब आपने पढ़े हैं। बस री और ली, ये दो स्वर हैं जो इस साल आपके लिए पहली बार पढ़ेंगे। तो घबराने की बात नहीं है। मैं ये जो लिखा हुआ है, ये आपको बाद में लिखना है। अभी मैं जो समझा रहा हूँ वहाँ पर, वो आप समझेंगे। ध्यान दीजिए जरा बच्चों। तो सबसे पहले है स्वर। ए, आ मालूम है, ई, उ, री। और री में क्या अंतर होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। री, री की मात्रा इस प्रकार दर्शाई जाती है, इसे बोलते हैं री। और इसे थोड़ा खींच करके दीर्घ स्वर है, दीर्घ। इसमें नीचे दो गोले बनाए जाते हैं इस प्रकार से, किसी भी व्यंजन के नीचे, और खींच कर बोलते हैं री। ठीक है बच्चों, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अगर ग के नीचे री की मात्रा बनाएंगे तो ऐसा लिखा जाएगा क्री। अगर वहीं क के नीचे बड़ी री की मात्रा लगानी है तो उसे बोलेंगे क्री। ठीक है बच्चों, ये इनमें अंतर है। मात्रा छोटी री की मात्रा ऐसे लगती है, जो आपने पहले पढ़ा था। ये बड़ी री की मात्रा है, जो आप इस बार पहली बार पढ़ रहे हैं। री ऐसे बोलेंगे री, और इसे थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे री। अगर क्या री की मात्रा के नीचे लगाएंगे तो री, और इसके नीचे लगाएंगे तो क्री। आया बच्चों समझ में? ये थे हमारे साधारण स्वर। अब आते हैं मिश्र स्वर। मिश्र स्वर से यह तात्पर्य है कि वे स्वर जो एक या एक से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं। इधर देखिए बच्चों, ए, आई, ओ, औ ऐसे ही स्वर हैं जो एक या एक से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं। इधर देखिए, ए और आई जो है वो अ, आ, इ, ई इनके मिलने से बनता है। इनमें से किसी दो के मिलने से ए और आई बनता है। अब ये कितने दो से मिलने से बनता है?
ये हम आगे की कक्षाओं में क्लासेस में पढ़ेंगे। ओ औ ए आ ओ ऊ, ये इनके ओ और औ इसके अ आ ओ और ऊ के मिलने से बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सा स्वर किसके मिलने से कौन सा बनता है, ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, संस्कृत को बोलना, लिखना, पढ़ना थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम इसकी जब संस्कृत व्याकरण, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण होती थी, वैसे संस्कृत व्याकरण जैसे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा समझ में आएगा कि किसके मिलने से कौन सा स्वर बनता है। ठीक है बच्चों, ये आपको कुछ भी उतारना नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं वर्णों में, दूसरा भाग है व्यंजन। क्या भाग है बच्चों? व्यंजन। व्यंजन से पूर्व एक आता है, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं हलन। हलंत क्या होता है बच्चों? हलंत किसी अक्षर व्यंजन को आधार रूप के रूप में दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, क के नीचे अगर हलंत बनाएंगे तो उसको कैसे लिखते थे? क, ऐसे आधा लिखते थे, ध्यान है। अगर वहीं ग के नीचे अगर हलंत बनाएंगे तो कैसे लिखते थे? ग आधा ऐसे लिखते थे। तो हलंत का तात्पर्य क्या है? वह अक्षर, वह व्यंजन आधा होता है, आधा। जैसे प्यास, प्यास में प आधा है तो इसको प्रयास, प्रयास थोड़ी बोलते हैं, प्यास बोलते हैं। प आधा है यानी प के नीचे हलंत है। समझ में आया बच्चों? इसके अलावा अगर क के नीचे हलंत होता था हम उसको ऐसे लिखते थे, अच्छा, अ ज्यादा छा, अच्छा। आया ना? तो ये हलंत हम इसका प्रयोग करते हैं किसी व्यंजन को आधे पर दर्शाने के लिए कि वह व्यंजन आधा है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं व्यंजनों पर। साधारणतः हिंदी में ये सारे व्यंजन होते हैं, लेकिन उनमें हलंत नहीं लगा होता। उनमें क्या? के, खे, गे, घे, अंगे। देखिए मैंने जब इसको पढ़ा था तो क्या बोल रहा हूँ, के, खे, गे, घे, अंगे, यह पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब हम संस्कृत में इन व्यंजनों को लिखते हैं तो इनमें हलंत होता है और इन्हें ये देखिए हलंत होता है और इन्हें पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे अ की आवाज आती है, यहाँ पे ए की आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे ए की आवाज आ रही है, के, ए की आवाज आई, खे, ए की आवाज आई, गे, घे, अंग, अ की आवाज आई। तो होता क्या है, ये जो व्यंजन है ये आधे होते हैं। जब ये व्यंजन किसी भी इनमें से किसी भी, ये सारे स्वर जो दिए हुए हैं इनमें से किसी स्वर से मिलते हैं तब ये पूर्ण व्यंजन बनते हैं। तो में जब अ मिला, ये देखिए जब आधे तो में जब अ मिला तब क्या बना? क्या कब बना? जब क में अ मिला। अगर अ की जगह अगर आ मिलाएंगे, क में अगर आ मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? का। इसको बोलो का। अगर हम क में इ मिलेंगे तो इ, ई मिलाएंगे तो ई, ओ मिलाएंगे तो ऊ, सॉरी को, ऊ मिलाएंगे तो ऊ, वी मिलाएंगे तो वी मिलाएंगे तो वी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये सिर्फ क में नहीं होता है, इन सभी व्यंजनों में इसी प्रकार चलता है। अब व्यंजनों को कुछ भागों में बांटा गया है। स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, मिश्र वर्ण। अब स्पर्श वर्ण क्या होता है? जब हम इन वर्णों को बोलते हैं क से लेके
तो हमारी जो जीभ होती है वो या तो दांतों को या नीचे इस तालु को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इस कारण से इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। यहाँ से क से लेकर म तक अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण यानी हमारे अंत यानी शरीर के अंदर से इस तरफ से, मैं बता रहा हूँ यहाँ से, जब हम य बोल के देखिए य र ल व, तो हम जब बोलते हैं तो वो अंदर से आवाज आती है, इसलिए इसे अंतःस्थ वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है ऊष्म वर्ण, श श स ह। ये ऊष्म वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, इन व्यंजनों को वर्णों को बोलते हैं, तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। हाथ रखिए मुंह पे बच्चों, ऐसे श ह, तो आप देखेंगे ऐसे हाथ रख के बोलेंगे तो मुंह से ऊष्मा, शरीर की ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब नीचे आते हैं श त्र य, ये मिश्र वर्ण है। मिश्र वर्ण कैसे होते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है बच्चों। वापस बता रहा हूँ, क से न तक स्पर्श वर्ण, क्योंकि जीभ में हमारे तालु या दंत से स्पर्श होती है। ये और ल अंतः वर्ण, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज आती है। श श स ह ऊष्म वर्ण, क्योंकि हम जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। आइए अब इधर देखते हैं हम मिश्र वर्ण। मिश्र वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले है श। श बनता है आधे कैसे से षटकोण से, आधा क और आधा श से षटकोण मिलकर श बनता है। यहाँ पे दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं, तो उसे मिश्र व्यंजन कहते हैं, मिश्र वर्ण कहते हैं। ऐसे ही त्र, आधे त और आधे र, त्र। जैसे अपन बोल रहे हैं त्र, त और र की आवाज आ रही है, त्र। इसे सब ग बोलते हैं, जबकि ये होता है ज, ग नहीं होते हैं, ज। ज किसे मिलने से बनता है? ज और य, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ मिश्रण होते हैं, वो होते हैं द्य, द्य, ये विद्यालय, ठीक है बच्चों। श कैसे मिलेगा? और श से। र किसके मिलेगा? त और र से। ग किसके मिलने से बना? ग और य से। द्य किसके मिलने से बना? द और य से। ये ऐसे ही दो होता है, तो किसके? द और व के मिलने से दो। तो इस प्रकार के कई होते हैं, प्र व, वो सब दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, लिखने का काम मैं आपको बताऊंगा तब वो लिखना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे हलंत। हलंत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हलंत क्या होता है कि वर्ण को आधा दर्शाता है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं विसर्ग। ये देखिए विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? किसी भी विसर्ग होता है इस प्रकार से दो भित्तियों को के द्वारा दर्शाया जाता है। हमने पढ़ा होगा हिंदी में अ की मात्रा, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड यूकेजी में कि अ की मात्रा होती है। तो होता क्या है, किसी भी अक्षर के बाद, व्यंजन के बाद अ लगाएं तो उसे पढ़ते हैं कब। ह की ध्वनि आती है नहीं बोलना है बच्चों। कई बच्चे क्या वो करते हैं 6th क्लास में जब संस्कृत पहली बार पढ़ते हैं तो उसे है बोलने, क्या है बोलने लगते हैं। देखिए इधर क्या है, क्या है नहीं वो पढ़ना है। वो ह की ध्वनि आनी चाहिए, ह नहीं बोलना है से आते नहीं बोलना है। तो अगर च के बाद लगाएंगे तो ये च होएगा, चह नहीं होएगा। उसे क्या पढ़ेंगे? च, चह नहीं बोलेंगे, च।
है ना। म के बाद लगाएंगे तो म, मह नहीं करना है। वापिस मैं बता रहा हूँ, कह सही है, कह नहीं। च, चह गलत है। मह, मह गलत है। म, ह की सिर्फ ध्वनि आनी चाहिए, ह नहीं बोलना है। तो इसे विसर्ग लिख करते हैं। किसी भी व्यंजन या स्वर के बाद विसर्ग लगा हुआ हो तो ह की ध्वनि आनी चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों, ये देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ होता है आधा म। अंत में, किसी भी अक्षर के अंत में आधा म होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे इस प्रकार बिंदे से दर्शाते हैं। अंक की मात्रा नहीं है बच्चों ये, आप इसे अंक की मात्रा मत समझ लेना। अनुस्वार है ये। अनुस्वार का अर्थ होता है किसी भी शब्द के अंत में म आधा आता है तो उसे हम या तो बिंदी या म के रूप में लिखते हैं। बिंदी कब करते हैं और म के रूप में कब लिखते हैं, ये मैं आगे के पाठों में जब हम थोड़ी संस्कृत को पढ़ना लिखना समझना सीख जाएंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अनुस्वार संधि के अंतर्गत अनुस्वार संधि आएगी, उसमें आपको बताऊंगा कि बिंदी कब लगती है और म कब लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अभी तो आपको ये समझना है कि अनुस्वार का अर्थ क्या होता है। किसी भी एक शब्द के अंत में यदि म आ रहा हो, म के नीचे हलंत, तो उसे अगर बिंदी के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने संस्कृत में क्या क्या सीखा, स्वर और व्यंजन। स्वर, सामान्य स्वर और मिश्र स्वर। फिर व्यंजनों में हमने स्पर्श वर्णा। स्पर्श वर्णा क्यों, जो हमारे जीभ से स्पर्श होते हैं। अंतःस्वर वर्णा, जो हमारे अंदर से जिनकी आवाज आती है। ऊष्म वर्णा, जिसके कारण हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। मिश्र वर्णा, मिश्र वर्ण, हलंत, विसर्ग और अनुस्वार के बारे में ज्ञात करा। अब हलंत के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, हलंत जब हम लगाते हैं, ये आपकी कॉपी है, उसमें हलंत कई बच्चे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना है बच्चों। यहाँ पे किसी भी व्यंजन के नीचे यहाँ ऐसे लगाना होता है हलंत, ये सही है। हलंत, ठीक है बच्चों, इस तरह से हलंत लगाना गलत होता है, इस तरह से छोटा सा हलंत लगाया जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्या लिखा, की इस लाइन के साथ ऐसे यूं खींच दिया या ऐसे यूं लंबा लंबा खींच दिया, बिल्कुल गलत है। कभी भी हलंत किसी भी अक्षर या व्यंजन से नहीं मिलता है और छोटे से एक छोटा सा खींचा जाता है, ऐसे क्या बनाया और छोटा सा हलंत बना दिया, इस तरह प्रकार करना है। जो इससे पहले करा था वो गलत है। ठीक है बच्चों, तो आपका आज का, अब आपका काम क्या है बच्चों, वीडियो को आपको पॉज करना है और संस्कृत की कॉपी में स्वर से लेके अनुस्वार तक, स्वर, फिर 2 लाइनों में ये स्वर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के व्यंजन, व्यंजनों को एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। क वाली लाइन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के च वाली, फिर एक लाइन छोड़ के ट वाली, फिर प, य, फिर एक लाइन छोड़ के ट प, फिर एक लाइन छोड़ के य, फिर एक लाइन छोड़ के श, फिर एक लाइन छोड़ के ये वाली लाइन लिखेंगे। इनके आगे आप ऐसे एक ब्रैकेट बना के लिख लेना। स्पर्श वर्णा थोड़ा साइड में, लेकिन मेरे जगह नहीं थी इसलिए आपको थोड़ा साइड में वर्णा, ऊष्म वर्णा, मिश्र वर्णा, फिर उसके नीचे हलंत को दर्शाना है, विसर्ग को दर्शाना है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। आज आपको इसी के नीचे अनुस्वार करके ऐसे लिखना है और जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा संस्कृत की यही समाप्त होती है।